नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। वक्त है मसला का। मसला में आज हम बात करेंगे मंगलवार को होने वाले कैबिनेट विस्तार की। लंबे इंतजार के बाद 28 दिसंबर यानी कि कल हरियाणा कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक जेजेपी कोटे से देवेंद्र बबली का मंत्री बनना तय है। वहीं बीजेपी कोटे से हिसार से विधायक कमल गुप्ता और पलवल से विधायक दीपक मंगला का नाम सामने आ रहा है। जबकि कयास इस बात के भी हैं कि कुछ नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है तो कुछ मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। कहा यह भी जा रहा है कि सभी मंत्रियों के परफॉर्मेंस का ठीक से आकलन किया गया है, जिसके बाद मौजूदा मंत्रियों के मंत्रालय में फेरबदल भी संभव है। इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। आखिरकार कयासों पर अब विराम लग चुका है। हरियाणा के मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार खत्म होने वाला है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व वाले बीजेपी जेजेपी गठबंधन का मंत्रिमंडल विस्तार 28 दिसंबर मंगलवार को राजभवन में शाम 4 बजे होगा। जननायक जनता पार्टी के कोटे से टोहाना के विधायक देवेंद्र बबली का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। वहीं बीजेपी के कोटे हिसार से विधायक कमल गुप्ता और पलवल के विधायक दीपक मंगला का नाम सामने आ रहा है। हालांकि विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी इस रेस में शामिल थे, लेकिन ऐसा लगता है कि वो दौड़ में पिछड़ गए। मिली जानकारी के अनुसार इस कैबिनेट विस्तार में बीजेपी के साथ गठबंधन करने वाली जेजेपी का एक विधायक शामिल किया जा सकता है और वो नाम देवेंद्र बबली का है। वहीं बीजेपी के 2 विधायकों दीपक मंगला और कमल गुप्ता को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। साथ ही कुछ नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। कुछ मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। मंत्रियों के परफॉर्मेंस का भी आकलन किया गया है। मौजूदा मंत्रियों के मंत्रालय में फेरबदल भी संभव है। मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाना है, जिसको लेकर के पहले से अटकलें लगाई जा रही थी। उनमें एक नाम डॉक्टर कमल गुप्ता जो हिसार से बीजेपी के विधायक हैं, उनका नाम भी सामने आया है। हालांकि अब उनके मकान के सामने है, निवास स्थान के सामने है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल देख सकते हैं कि किसी प्रकार की कोई गतिविधियाँ नहीं बढ़ी हैं। और जिस प्रकार से अटकलें लगाई जा रही हैं कि कमल गुप्ता को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है, मंत्री पद के लिए उनका नाम आ सकता है, इसको लेकर के हमने डॉक्टर कमल गुप्ता से भी संपर्क किया। उनका कहना है कि इस विषय पर वो पहले कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि खबरें आती रहती हैं जाती रहती हैं। हालांकि अभी मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए कयास लगाए जा रहे हैं कि हिसार से विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता का नाम मंत्रिमंडल के विस्तार में आ सकता है। फिलहाल देखने वाली बात यह है कि कल जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और उसमें डॉक्टर कमल गुप्ता का नाम आएगा तो ये कहा जा सकता है कि जो कयास लगाए जा रहे थे वो सही थे। लेकिन हाल फिलहाल डॉक्टर कमल गुप्ता ने भी इस पर कोई प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया। वहीं चर्चा ये भी है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास कुछ और विभाग भी आ सकते हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार में अभी जेजेपी कोटे से दुष्यंत चौटाला प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। वहीं अनूप धानक एकमात्र मंत्री हैं। हरियाणा मंत्रिमंडल में इस समय 2 पद खाली हैं। इससे पहले मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल से कई मंत्रियों समेत विधायकों ने अलग अलग मुलाकात की थी और अब सभी विधायकों को चंडीगढ़ बुलाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर हरियाणा। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि किस तरीके से 28 दिसंबर को होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो कयास लगातार लगाए जा रहे थे, अब कयासों पर पूरी तरह से विराम लग चुका है। जेजेपी कोटे से बताया जा रहा है कि देवेंद्र बबली का नाम लगभग तय है। वहीं बीजेपी की ओर से कमल गुप्ता और दीपक मंगला का नाम सामने आ रहा है। कल शाम 4 बजे राजभवन में यह मंत्रिमंडल विस्तार होगा। इस पर हमारी नजरें बनी हुई हैं, किस तरीके से यह मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाना है और जो संभावित नाम अब तक सामने आ रहे हैं, इस पर कितनी सच्चाई है। इन सब विषयों को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। एक बड़ा पैनल आज हमारे साथ मौजूद रहने वाला है, लेकिन कौन कौन खास मेहमान मौजूद हैं उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे हम। मुकेश मल्होत्रा जी हमारे साथ हैं, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और इसके साथ ही हमारे साथ भाग सिंह दमदमा जी हैं, जो कि जेजेपी के प्रवक्ता हैं, और अब से कुछ ही देर के बाद बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो होंगे उनके नाम भी आपको हम बताएंगे और उनसे भी हम सवाल जवाब का जो सिलसिला है उसको शुरू करेंगे। लेकिन सबसे पहले भाग सिंह दमदमा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा सर, और सीधा सवाल मेरा आपसे यह है कि देखिए, देवेंद्र बबली जो लगातार लॉबिंग कर रहे थे, लगातार वो नाराज भी बताए जा रहे थे। दुष्यंत चौटाला को लेकर भी बहुत सारी बातें उन्होंने कही, लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी जो लॉबिंग है वो काम आ गई, रेस में सबसे आगे हैं जेजेपी कोटे से। देखिए अमित शर्मा जी, राजनीति के अंदर हर चीज की संभावनाएं हैं
और ये सब सर्वप्रथम मैं कहना चाहूंगा कि जो क्षेत्राधिकार है मंत्रिमंडल के विस्तार का, वो माननीय मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र है। इसे मंत्री किस प्रकार से बना, और रही बात संगठन के जो हम सरकार के अंदर हिस्सेदार है जननायक जनता पार्टी, तो इसका फैसला माननीय मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी। अब जिस प्रकार कमल जी ने भी आपके यहाँ कहा है, कमल गुप्ता जी ने, कि क्यास लगते हैं, चर्चाएं होती है हर तरफ से, तो कल शाम के समय ये तस्वीर सारी क्लियर आ जाएगी। ये जरूर कहना चाहूंगा कि जननायक जनता पार्टी से एक मंत्री कल शपथ लेगा, कल 4 बजे, तो वो कल के ऊपर छोड़ देते हैं इस विषय। नाम कौन होगा? आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, कोई जानकारी आपको दी गई होगी? अगर आप नहीं बताना चाहते वो अलग बात है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि आपके पास जानकारी नहीं होगी सर। हमें तो देवेंद्र सिंह बबली का नाम पता है, टोहाना से विधायक हैं आप, और उनके बारे में कहा जा रहा है कि वही कल शपथ लेंगे। आपके पास क्या जानकारी है? मैं भी आपके चैनल के मार्फत से जितना देख रहा हूँ कि इस तरह की चर्चाएं चल रही है, लेकिन जो नेताजी है कि एक प्रोटोकॉल है, एक सिस्टम है, भारतीय जनता पार्टी जननायक जनता पार्टी की इकट्ठी सरकार है, तो जिस प्रकार से कल तय होगा, ये जरूर है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे मंत्री कल शपथ जरूर लेंगे। नाम नहीं बताएंगे लेकिन आप? जी, वो कल के ऊपर छोड़ देंगे। लिस्ट जारी हो जाएगी शाम तक, लेट तक हो जाएगी जारी, या सुबह आज जारी हो जाए। जी ठीक है जी, ठीक है। आ रहे हैं आपके पास, फिर से लौटूंगा मैं। मुकेश मल्होत्रा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। हालांकि देखिए ये बीजेपी जेजेपी का आपसी मामला है, लेकिन फिर भी क्योंकि आप विपक्षी पार्टी हैं, सबसे बड़ी पार्टी हैं हरियाणा में, अगर हम बीजेपी की बात देखें तो नजर आपकी भी बनी होगी सर। कैसे देख रहे हैं आप इस मंत्रिमंडल विस्तार को? तो मंत्रिमंडल का विस्तार है, मुख्य रूप से पहला मैं कहना चाहूंगा तो मुख्यमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र होता है। जिसको भी वो बुलाना चाहें, जिसको हटाना चाहें, जिसकी एडिशन करना चाहिए, ये उनका एक अधिकार है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि जो विकास के कार्य भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में किए, या लोगों की जो आकांक्षाएं उनके ऊपर हैं, चाहे वो मजदूर वर्ग है, चाहे वो किसान वर्ग है, चाहे नौजवानों को रोजगार का मामला है, चाहे छोटा बिजनेसमैन है, चाहे बड़ी इंडस्ट्री है, क्या वो सारे पूरे कार्य किए गए या उस रास्ते पर जाया जा रहा है? मंत्रिमंडल का विस्तार करने का मुख्य रूप से मतलब यही होता है, विकास के कार्य हैं उनको पूर्ण रूप दिया जाए। तो मेरा कहने का भाव ये है कि अगर जो पिछले कुछ कार्य कहीं मंत्रिमंडलों से रह गए होंगे, जो भी उन्होंने किसी को हटाना है बनाना है, हमें उसका कोई जानकारी नहीं है। मुख्य रूप से विकास के कार्य हैं, जो प्रतिबद्ध उन्होंने जनता से किया है, क्या वो पूरे किए गए? क्या वो पूरे नहीं हुए इसलिए मंत्रिमंडल को चेंज किया जा रहा है, या वो सोचते हैं कि इन दूसरे हम विधायकों को लेकर इस कार्य को अच्छी तरह से पूर्ण किया जा सकता है? मुख्य रूप से मुद्दा है विकास का। क्या नौजवान जो हरियाणा का है उसको रोजगार मिल रहा है? क्या किसानों के प्रति जो भी इन्होंने मैनिफेस्टो में कहा था या मैनिफेस्टो में ना कहा गया था, जो किसानों के एक आकांक्षाएं हैं उनको पूरा किया गया है? या दूसरे जो दूसरे वर्ग हैं, जैसे अध्यापकों का आंदोलन चल रहा है या दूसरे और भी आंदोलन रहते हैं जो हमारा कर्मचारी, क्या उनके अनुरूप कार्य किए गए? मुख्य मुद्दा तो ये आता है। जी, वो बात ठीक है आपकी, लेकिन फिर भी देखिए हर पार्टी को यह अधिकार होता है सर, और हर सरकार को भी अधिकार है कि वो अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करे। उसमें फेरबदल की उनको लग रही है जरूरत कि उसमें फेरबदल होना चाहिए तो वो भी कर सकते हैं। और क्योंकि आप विपक्ष में हैं तो इसलिए ये सवाल मैंने आपसे पूछा था, और मैंने देखिए शुरुआत में ही आपसे कहा कि ये देखिए इन दोनों पार्टियों का आपसी मामला है, लेकिन फिर भी नजर तो आपकी भी बनी हुई है। मैं इसलिए वो कह रहा हूं, मुख्य मुद्दा जो हरियाणा की जनता है, मुख्य मुद्दा तो वो हरियाणा की जनता के अनुरूप कार्य किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे। उसमें ये किन विधायकों को मंत्रिमंडल में लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते, ये उनका एक अधिकार है। मकसद तो मुख्य रूप से विकास का है, और जो भी कार्य इन्होंने नहीं किए या जनता ये समझती है कि ये कार्य होने चाहिए, चाहे वो महंगाई का कारण है, चाहे वो दूसरे कारण है, जो मुख्य रूप से कारण नहीं है उनको पूरा किया चाहिए। वो अगर मुख्यमंत्री समझ रहे हैं कि पहले वाले जो मंत्रिमंडल थे उनको चेंज करना चाहते हैं, उनसे कार्य नहीं पूरे हुए या दूसरों से करवाना चाहते हैं, इसके बारे में कांग्रेस पार्टी का कोई मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। टिप्पणी में सिर्फ इतनी करना चाहूंगा कि जो भी विकास के कार्य अधूरे रह गए हैं या जनता जिन कार्यों को चाहती है ये कार्य हमारे पूर्ण होने चाहिए, उनको पूर्ण करना। ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। विदु रावल जी हमारे साथ जुड़ गए बीजेपी की ओर से, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। विदु रावल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर हरियाणा पर सर। धन्यवाद जी। धन्यवाद। और सवाल मेरा आपसे ये है रावल साहब,
किस तरीके से देखा जाए इस मंत्रिमंडल विस्तार को जो कल होने जा रहा है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि बीजेपी के कोटे से 2 मंत्री शामिल हो, 2 विधायक जो है वो मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं और इसके साथ ही जेजेपी कोटे से 1 विधायक मंत्री बन सकते हैं। देखिए, ये मंत्रिमंडल विस्तार एक रेगुलर एक्सरसाइज है जो कि होती रहती है। पूरे हरियाणा के अंदर बहुत क्षेत्रों में अलग अलग समाज का प्रतिनिधित्व देने का काम। आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? रावत साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? सुन पा रहे हैं क्या आप? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। जी बोलिए, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। जी जी हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये एक सतत प्रक्रिया है, ये एक रेगुलर एक्सरसाइज है। मंत्रिमंडल के पहले भी विस्तार हुए हैं, बार बार होते रहे हैं। मेरी आवाज शायद नहीं जा रही है? नहीं, रावत साहब आपकी आवाज बिल्कुल प्रॉपर आ रही है, हम ठीक से सुन पा रहे हैं आपको, आप बोलते रहिए। अच्छा, चलिए। जी जी। तो इसमें कुछ नया नहीं है। ये हरियाणा के सभी क्षेत्रों के इसको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। अलग अलग जो समूह हैं उनको भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। बहुत सारे समाज हैं उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो उस नाते से कई बार ऐसा भी होता है कि इतना बड़ा एक कोटा है, एक सीमित कोटा है जिसके तहत जो है लोग जाने हैं, केवल 14 ही बन सकते हैं हरियाणा के अंदर। तो उस नाते से अलग अलग तौर पर जो है ये मुख्यमंत्री जी का और सरकार का प्रेरोगेटिव है कि वो किसको कहां पर स्थान दें। ठीक है, लेकिन रावत साहब ये भी कहा जा रहा है, जो 2 नाम मैंने आपको बताए, हो सकता है ये आपकी जानकारी में भी होंगे, मीडिया में लगातार ये चल रहे हैं नाम, क्योंकि आप प्रवक्ता हैं पार्टी के, तो कोई इशारा, किसी तरह की कोई जानकारी आप हमें दे पाएंगे? कौन संभावित सब्र कीजिए, आप धैर्य रखिए जी। कल तक ये बात सबके सामने आ जाएगी, पब्लिक डोमेन में आ जाएगी। आप जो नाम ले रहे हैं ये मेरे मित्र हैं, और भी कोई जो नाम है जिनके ऊपर विचार हुआ है, सभी लोग अपने मित्र हैं। और हरियाणा की जनता को बहुत अच्छा जो है आगे कोई नया व्यक्ति मिलेगा तो अच्छा ही मिलेंगे, अच्छे मंत्री को शामिल करने जा रहे हैं। इसमें कयास लगाने की आवश्यकता नहीं, आज की रात है, बहुत जल्दी हमारे पास नया नाम होगा। लेकिन मैं आपको ये एश्योर कर सकता हूँ आपके चैनल पर कि हम बहुत अच्छे व्यक्तियों को ही स्थान देंगे। जिस प्रकार की परंपरा रही है मनोहर लाल जी जब से 2014 से जब से माननीय मुख्यमंत्री बने, तब से हमने अच्छे लोगों को प्रतिनिधित्व दिया है और उन्होंने प्रदेश की जनता की सेवा की है। जी रावत साहब, नाम तो विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता का भी चल रहा था और कहा जा रहा था कि वैश्य समाज से वो मंत्री बन सकते हैं, क्योंकि वो स्पीकर हैं तो वहां से उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, उसके बाद उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कमल गुप्ता इस रेस में आगे निकल गए उनसे। हालांकि हम भी कह रहे हैं इस बात को कि ये सिर्फ कयास है, ये सिर्फ कयासबाजी है और कल तक का हमें इंतजार करना होगा। लेकिन क्या ये सच है कि रेस में पिछड़ गए? मैं ऐसी किसी बात को पुष्टि नहीं कर रहा हूँ किसी भी बात की। लेकिन मैं एक चीज बात को कह रहा हूँ, वो ये कह रहा हूँ कि नई नई प्रतिभाओं को और समावेशी सोच के साथ हम इस मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं। और बहुत अच्छे लोग जो हैं, जेजेपी जो हमारा सहयोगी दल है, और हम बहुत अच्छे लोगों को ही जोड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये हरियाणा की जनता के विकास के लिए जो एक हमने एक संकल्प लिया हुआ है, हम जिस प्रकार से विकास रथ पर चल रहे हैं, उस रथ की स्पीड और बढ़ेगी इस मंत्रिमंडल विस्तार के साथ। तो इसको इसी दृष्टि से देखना चाहिए। अभी रात की बात है, कयास लगाने की आवश्यकता ज्यादा है नहीं। जी बिल्कुल ठीक है। राहुल साहब, मैं लौट रहा हूं आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगा, भाग सिंह दमदमा जी, और सवाल मेरा आपसे ये है, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे। देखिए, मैंने आपसे सवाल पहले ही किया, शुरुआत मैंने आप ही से की थी, और मैंने उस सवाल आपसे किया जो उसका जवाब मुझे मिला नहीं अभी तक। देवेंद्र बबली के अलावा नाम और भी चल रहे थे, और ऐसा तो है नहीं कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कयास कोई ये पहली बार लग रहा है, बहुत दिनों से चला आ रहा था। अब तारीख मिल गई है वो अलग बात है, लेकिन देवेंद्र सिंह बबली का नाम सबसे आगे आना, उनका मंत्री बनना बिल्कुल तय बताया जा रहा है। उसमें ईश्वर सिंह भी थे पहले, उनका नाम भी चल रहा था। उसके पहले 1-2 और भी विधायक थे आपके, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि भाई उनकी भी कहीं ना कहीं अपनी जो महत्वाकांक्षा हैं वो सामने आ रही हैं, और कई बार उनकी टीस जो है वो बाहर निकल के भी सामने है, वो देखने को भी मिला था। लेकिन जो लॉबिंग की गई, क्या उसका इसको नतीजा माने?
देखिए शर्मा जी, अभी भी मैं आपसे, मेरा जवाब वही रहेगा कि जो कयास लगाए जा रहे हैं वो हमारे मीडिया के साथ ही या राजनीतिक विश्लेषक की तरफ से लगाए जा रहे हैं। हमारे पास जो विधायक हैं सभी योग्य विधायक हैं, बढ़िया काम करने वाले हैं, लेकिन वही बात है कि आपको लेट नाइट आज और या सुबह उनका नाम सामने आ जाएगा। देखिए हर कोई प्रयास करता है, राजनीति है, लॉबिंग, हर किसी का अधिकार भी है कि हर किसी का मन में होता है कि मैं इस तरह का मंत्री बनूं और प्रदेश की सेवा करूं, लेकिन ये जो क्षेत्राधिकार है, जिस प्रकार अभी बताया कि भारतीय जनता पार्टी और ओवरऑल तो देखिए मंत्रिमंडल में माननीय मुख्यमंत्री जी का ही क्षेत्राधिकार, वो जो तय करते हैं उसी प्रकार से विस्तार होता है। लेकिन जहां सरकार अलायंस में है, 2 मंत्रियों का है, वो भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी की सरकार है, तो जिस प्रकार मनोहर लाल खट्टर जी आदरणीय डिसीजन लेंगे और यहाँ पे दुष्यंत चौटाला जी और अजय सिंह चौटाला जी आज इस चीज को क्लियर कर देंगे। शाम तक, लेट नाइट तक आज क्लियर हो जाएगा और शायद पूरी रात तक नहीं, सुबह नाम आपके सामने आ जाएगा। किसी एक नाम पर हमारे पास योग्य किसी एक का नाम लेना भी इस प्रकार से कोई वाजिब नहीं हो और प्रोटोकॉल हिसाब से भी। और यदि आप इजाजत दें कि मेरे बड़े भाई हैं पंचकुला से मुकेश मल्होत्रा जी हैं, इनका बड़ा मैं आदर करता हूँ, सत्कार करता हूँ। इन्होंने बहुत वाजिब सवाल उठाए हैं आज, और मैं इस चीज के लिए जरूर कहूंगा कि मेरे भाई ने जो सवाल उठाए हैं कि रोजगार के ऊपर इन्होंने सवाल उठाया, किसानों के ऊपर उठाया, इंडस्ट्री के ऊपर सवाल उठाया। देखिए एक सजग प्रहरी के तौर पर यदि विपक्ष में बैठे तो भूमिका भी अदा करनी चाहिए, लेकिन मैं इनके ऊपर इनको जरूर बताना चाहूंगा कि रोजगार के ऊपर ही हरियाणा सरकार ने 75% रोजगार का बिल पास कर दिया और माननीय राज्यपाल महोदय जी से वो पास हो चुका है। और वो 15 इस दिसंबर से अब जो डाटे आ चुके हैं कंपनीज के, जो प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स हैं, हमारे पास डाटे आ चुके हैं। और जनवरी से जिस एक फर्म के पास 10 व्यक्ति काम करते हैं तो उनमें से 7 हमारे लोकल यानी कि हरियाणा डोमिसाइल व्यक्तियों को रोजगार देना पड़ेगा। जिस प्रकार से हमारे साथ लगते पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, चाहे वो गुजरात में है और चाहे तमिलनाडु में है, उड़ीसा में है, ये बहुत से राज्यों में इस प्रकार की प्रथा है। तो इस प्रकार से रोजगार की समस्या होगी जो बहुत देर से पेंडिंग थी। माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी मैनिफेस्टो पर लेकर आए थे और मैं धन्यवाद में माननीय मनोहर लाल खट्टर जी और दुष्यंत चौटाला जी क्या करना चाहता हूँ कि रोजगार की समस्या, सरकारी नौकरी, चाहे वो सरकार कोई भी हो, मैं किसी सरकार पे टिप्पणी नहीं करता, सबको रोजगार देना, सबको सरकारी नौकरी देना, वो किसी भी गवर्नमेंट के बस की, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में रोजगार, ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ पंचकुला से संबंधित हैं और रायपुर रानी और बरवाड़ा के अंदर इंडस्ट्री का हब आ चुका है, जिनको सरकार ने अपने तौर पे छूट दी है और हमारे क्षेत्र के युवाओं को वहां रोजगार मिलने लग चुका है इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी है। मैं शॉर्ट में सबमिट करता हूँ। एक किसान की बात कही थी, आज के टाइम में मल्होत्रा साहब, आप मुझे प्रदेश का एक भी किसान बताइए जिनकी अभी पिछली जो फसलों उनकी खरीद हुई थी, चाहे धान की हुई थी, उससे पहले गेहूं की हुई थी, जो भी फसलें सरकार ने खरीदी हैं एमएसपी के ऊपर उनका खरीद किया गया है और किसी भी किसान की कोई पेमेंट बकाया नहीं है। कोई टेक्निकल इशू थे कुछ दिन पहले, किसी का अकाउंट नंबर गलत हो सकता था, किसी का कुछ हो सकता है, वो एक अपवाद हो सकता था लेट होने का। अदरवाइज हरियाणा प्रदेश के अंदर एमएसपी पे फसलों की खरीद हुई है और किसी भी किसान की कोई पेमेंट पेंडिंग नहीं है प्रदेश के अंदर। किसान खुशहाल है और उसी प्रकार से आगे भी हमारी एक सवाल है सर, वो सवाल मुझे ठीक है, आपने देखिए मुकेश मल्होत्रा जी की बात का जवाब दिया, अच्छी बात है, आप जवाब दीजिए, आपका अधिकार भी है क्योंकि आप सरकार में शामिल हैं। लेकिन मेरा जो सवाल है सर उसको भी मत टालिए आप। मेरा सवाल आपसे ये है, जी बताइए, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं सर, ठीक है, आप नाम मत बताइए, मैं समझ सकता हूं कि आपकी भी कुछ ना कुछ एक मजबूरी हो सकती है, लेकिन क्या ये माना जाए कि एक राय बन चुकी है दोनों पार्टियों के अंदर, दोनों बड़े नेताओं के बीच में एक राय बन चुकी है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, कौन वो लोग होंगे, कौन वो विधायक होगा जिसको मंत्री बनाया जाएगा बीजेपी कोटे से, क्या ये एक राय बन चुकी है? हमीद जी, पूरी तरह से एक राय बन चुकी है कि कौन कौन विधायक कल शपथ लेगा, सारा कुछ है। लेकिन काफी कुछ है जो एक पार्टी का, चाहे वो बोर्ड तय करता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है, विधायक दल का नेता करता है, चाहे कुछ भी है। देखिए वो चाहे पार्टी कोई भी हो, एक प्रवक्ता के तौर पे मैं आपको अश्योर करता हूँ क्योंकि कयास की किसी तरह से कोई इतनी आवश्यकता अब नहीं रह चुकी है। जो तय होना था वो हो चुका है। वो लिस्ट या तो लेट नाइट या सुबह सामने आ जाएगी। प्रोटोकॉल सबको फॉलो करने पड़ते हैं। कई ऐसी सूचनाएं आपके पास भी होती है जिसको आप
बिना प्रोटोकॉल को तोड़कर आप उसको शेयर नहीं वो बात सही है, बिल्कुल तो मैं जरूर सहमत हूं, बिल्कुल सही बात है जी जी बिल्कुल जी। लेकिन भाग सिंह जी, ये भी तो सच है कि जो नाम सामने आ रहा है, अगर वो सच होता है तो कुछ ऐसे भी विधायक हैं आपके जो उनसे वरिष्ठ भी हैं, उनकी ओर से हो सकता है उस पर आपत्ति जताई जाए, तो बाद का जो सिनेरियो बनेगा, बाद की जो परिस्थितियां होंगी, उससे कैसे निपटेंगे, उसकी तैयारी है आपकी? जी अमित जी, ना तो बात की कोई परिस्थिति बनेगी, सबकी बैठक हो चुकी है, सबकी बात आपस में हो चुकी है और जो शपथ लेगा वो भी तय हो चुका है। तो इसमें दोबारा एक संगठन है जननायक जनता पार्टी, बहुत मजबूत संगठन है, ताऊ देवीलाल जी की नीति पे चलने वाला, और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का ये मजबूत संगठन है। आप देखिए जिसका भी नाम का लाता है और सभी वहां पर उपस्थित भी होंगे और जो मंत्री हमारे बनेंगे वो सहर्ष सभी को स्वीकार होंगे जननायक जनता पार्टी। ठीक है। मुकेश मल्होत्रा जी, देखिए मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाह रहे और आप कह रहे हैं कि भाई ये इन दोनों पार्टियों का आपस का मामला है, वो आपस में निपटें, लेकिन नजर आपकी बनी हुई होगी, ये तो हम भी कह रहे हैं। लेकिन उन्होंने बताया भी है कि भाई अगर आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी के मुद्दे पर बात करनी चाहिए, सरकार को महंगाई के मुद्दे पर बात करनी चाहिए, सरकार को एचपीएससी के मसले पर बात करनी चाहिए, सरकार को दूसरे मामलों पर बातचीत करनी चाहिए, तो देखिए वो तो सरकार कर ही रही है, उन सब चीजों को लेकर तो सरकार आगे बढ़ ही रही है सर, और पिछले 7 साल से ये सरकार चल रही है देश के प्रदेश के अंदर। तो सवाल मेरा आपसे ये है कि भाई मंत्रिमंडल अगर विस्तार हो रहा है तो ये तो कांग्रेस पार्टी भी देख रही होगी ना कि किस क्षेत्र से किस विधायक को मंत्रिमंडल में जगह मिल रही है, बीजेपी से कौन मंत्रिमंडल में शामिल हो रहा है, कांग्रेस इससे जेजेपी से कौन मंत्रिमंडल में शामिल हो रहा है। देखिए क्योंकि जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होता है उसमें जातिवाद, क्षेत्रवाद, बहुत सारी जो चीजें होती हैं, राजनीतिक जो समीकरण होते हैं, उनको बिठाने की कोशिश की जाती है, तो उस पर तो नजर है ना आपकी? मैं ये कहना चाहूंगा सबसे पहले तो भाग सिंह जी तर्जुमा हमारे भाई हैं, मैं इनका भी पूरा सम्मान करता हूं। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जब इन्होंने किसान मुद्दों को किया तो अच्छा भी लगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सत्ताधारी पक्ष में हैं और सब हम जानते हैं कि हरियाणा किसान बेस्ड एक हमारा प्रांत है, किसानों की संख्या यहाँ पर ज्यादा है और बहुत किसान ऐसे हैं जिनके पास थोड़ी जमीन है, कम जमीन है। तो अगर जो एमएसपी का मुद्दा है उसको सरकार को ये डालकर या केंद्र सरकार को कहकर उसको एक एक्ट बनवा दिया जाए, तो हमारे जो छोटे किसान भाई हैं जिनके पास थोड़ी जमीन है उन पर उनका गुजारा भी करना मुश्किल हो जाता है। अगर उनको एमएसपी का रेट उनके उस पर मिले तो हमारे सारे स्टेट का, हमारे सारे प्रदेश का उसमें फायदा हो सकता है। लेकिन मुकेश जी देखिए आप मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कोई बात नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपके मुद्दे पर आ रहा हूं जी, मैं आपकी, लेकिन इसको लेकर तो सरकार ये दावा करती है ना भाई, हरियाणा सरकार का ये दावा है ना कि भाई किसानों के लिए जितना हमने किया है, किसानों के लिए उतना किसी भी सरकार ने नहीं किया है। और वो तो ये भी दावा करते हैं कि इस देश के अंदर, मैं आ रहा हूं मुकेश जी मैं आ रहा हूं, मैं आप ही से सवाल कर रहा हूं सर, आप ही को मौका दे रहा हूं, मैं आप ही बोलिएगा। इस बात का दावा भी किया जाता है कि जो दूसरे राज्य है ना देश के, वो भी हमारे इस मॉडल को अपनाने हैं, इस बात का दावा भी किया जाता है। और दावा तो ये भी किया जा रहा है सर कि भाई 11 फसलों के एमएसपी हम देते हैं और आप लोग सिर्फ 2 फसलों के एमएसपी देते थे। अगर जब सिर्फ इसमें अमित जी इतना कहना चाहूंगा जी कि आप किसानों से ही ये बात पूछ लीजिए, क्या जो सरकार की पॉलिसीज किसानों के प्रति हैं, क्या जो एमएसपी के रेट हैं उससे क्या किसान खुश हैं? अगर किसान उससे खुश नहीं है, उनसे संतुष्ट नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इस रास्ते पर सरकार को और कदम उठाने चाहिए। ठीक है, और कदम वो उठाने चाहिए। ठीक है मुकेश जी, मैं आ रहा हूं आपके पास क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि हम ना कहीं ना कहीं ट्रैक से भटक रहे हैं। हमारा जो आज का विषय है उससे हम बार बार भटकने की कोशिश कर रहे हैं और वो ठीक नहीं रहेगा सर, क्योंकि समय इससे खराब होता है। मैं मुकेश जी आ रहा हूं, मैं फिर से जी मुकेश जी मैं फिर से आ रहा हूं आपके पास, मैं फिर से लौटूंगा। विधु रावल जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विधु रावल जी, आप सुन पा रहे हैं कि आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है जी। रावल साहब, हम जानना चाहेंगे आपसे, ठीक है आप नाम मत बताइए, और मैं तो भाग सिंह जो दमदमा जी हैं उनसे भी मैं कह रहा था कि ठीक है कुछ मजबूरियां आपकी भी हो सकती हैं, लेकिन सर इतना तो आप बता सकते हैं कि जातिवाद, क्षेत्रवाद, जो तमाम तरह के जो राजनीतिक समीकरण होते हैं, हालांकि चुनाव अभी बहुत दूर है हरियाणा में, लेकिन फिर भी उसके मद्देनजर भी ये जो विस्तार है काफी अहम है। देखिए 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तभी से हमने चाहे जातिवाद हो, चाहे क्षेत्रवाद हो, चाहे परिवारवाद हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, इन 3 वाद और जमा भ्रष्टाचार, इसके विरुद्ध तब से हमने जंग छेड़ी हुई है, हमने लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसे में हम इन वादों के चक्कर में नहीं पड़ते। हाँ, एक सोच ये जरूर है
कि समावेशी मंत्रिमंडल होना चाहिए। सभी समाज के सभी प्रत्येक समाज के लोगों को इसमें जगह मिलनी चाहिए और इसी दृष्टि से जरूर काम भी होगा। और अभी तक भी हमने देखा कि इस प्रकार से इम्बैलेंस रहा करता था जब कांग्रेस की सरकारें रहा करती थी। एक समय ऐसा था जब एक जिले से ही 5-5 बड़े और छोटे मंत्री बन गए थे। तो ऐसा भी समय देखा है। ऐसा भी समय था जब पूरे हरियाणा का पैसा केवल एक ही जिले में लगा करता था, एक ही लोकसभा में लगा करता था। अब पूरे हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से समान विकास और समान रोजगार दिया जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी का और जेजेपी की जो सरकार अब पिछले 2 साल से चल रही है, इनका एक फोर्टे है, इनका एक ट्रेडमार्क बन गया है। तो ऐसे में हम लोगों का सभी का प्रतिनिधित्व होना, ताकि सभी का योगदान हो इस हरियाणा के बढ़ते कदमों पर, ये तो जरूर सोच है, लेकिन किसी प्रकार का वाद को बढ़ाने का कतई ही कोई सोच नहीं है, ना हम ऐसी सोच रखते। ठीक है, रावत साहब बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है और ब्रेक के बाद फिर से हम लौट रहे हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।